स्वागत अभिनंदन फिर से आप सभी का कार्डियोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर से अपन कार्डियोलॉजी में इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ पर्टिकुलर पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे, उसी को अपन आगे बढ़ाना चाहेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जैसा कि आपको बताया था, इसके अंदर दो वर्ड आते हैं। कार्डियो बोले तो हार्ट और वैस्कुलर बोले तो ब्लड वेसल। पहले मैं आपको वैस्कुलर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं और वैस्कुलर सिस्टम को अपन ने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वैस्कुलर सिस्टम को अपन ने 8 पार्टों के अंदर डिवाइड किया हुआ है जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। 4 पार्ट अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एडिशनल पॉइंट जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डील किए थे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर, उनका अध्ययन भी अपन यहां करेंगे। तो अपन स्टार्ट करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें कार्डियो शब्द को अभी कुछ लेक्चर के लिए भूल जाएं आप। वैस्कुलर शब्द को प्रायोरिटी में अपने माइंड के अंदर रखें और अपन वैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे जिनको 8 पार्टों में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। सबसे पहले वैस्कुलर सिस्टम, और वैस्कुलर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट नंबर 1, और इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर 1 का नाम है आर्टरी। स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट नंबर 1। वैस्कुलर सिस्टम को टोटली 8 पार्ट में बांटकर डिवाइड किया है अपन ने, और इन 8 पार्ट में से सबसे पहला पार्ट है आर्टरी। इसका अध्ययन अपन करने वाले हैं। तो चलें सबसे पहले बताएं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आर्टरी। आर्टरी की 2 डेफिनेशन होना संभावित है। पहली परिभाषा की वह ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरी कहलाती है। दूसरी परिभाषा की वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलती है और टिश्यू पर खत्म होती है आर्टरी कहलाती है। कौन सी परिभाषा ज्यादा उचित होगी, तो लास्ट लेक्चर के अनुभव के आधार पर आप समझ चुके हैं। वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकले और टिश्यू पर आकर खत्म हो जाए, वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलती है और टिश्यू पर आकर खत्म हो जाती है, उसी को अपन नाम देते हैं आर्टरी। जैसा कि अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डील किया था कि यहां से सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है अयोर्टा। अयोर्टा से फिर ब्रांच निकलती हैं जिनका नाम है आर्टरी। आर्टरी से फिर छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं जिनका नाम होता है आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से फिर निकलती हैं आर्टीरियल कैपिलरी, और यह टिश्यू और सेल के लेवल पर इनकी एंडिंग हो जाती है। तो यह पर्टिकुलर ब्लड वेसल कहां से निकल रही है? हार्ट से, और हार्ट से निकलकर कहां पर खत्म हो रही है? टिश्यू पर। इसको अपन बोलते हैं आर्टरी। सेम इसी तरीके से अपन ने यहां डिस्कस किया था कि ये जो राइट वाला वेंट्रिकल होता है, यहां से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जिसकी संख्या होती है 1। आगे चलकर यह 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अभी जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में एंटर करती है, इससे भी छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं जिनका नाम होता है आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से फिर निकलती हैं आर्टीरियल कैपिलरी जो एल्वोलाई पर जाकर एंडिंग हो जाती है। तो यह ब्लड वेसल भी कहां से निकल रही है? हार्ट से, और कहां पर खत्म हो रही है? टिश्यू पर। और यह ब्लड वेसल भी कहां से निकल रही है? हार्ट से, और कहां पर खत्म हो रही है? टिश्यू पर। तो सबसे पहले आर्टरी की परिभाषा सुने आप। वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलकर टिश्यू पर खत्म होती है आर्टरी कहलाती है। पॉइंट नंबर 2, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बता दो। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी का नाम बता दो। तो बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है अयोर्टा। बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है अयोर्टा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी का क्या नाम है? तो आंसर जाता है अयोर्टा। Which of the following is largest artery of human body? The answer is aorta. तो दूसरा पॉइंट हो गया, अयोर्टा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। पॉइंट नंबर 3 की बॉडी में जितनी भी आर्टरी पाई जाती हैं, सारी की सारी आर्टरी में किस तरह के ब्लड का फ्लो होता है?
बॉडी में पाई जाने वाली सारी की सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। बॉडी में पाई जाने वाली सारी की सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी में किस तरह के ब्लड का फ्लो होता है? आंसर है डीऑक्सीजनेटेड। तो तीसरा पॉइंट अपन यहां पर बोलना चाहेंगे, द ऑल आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सीधे सीधे सिंपल सिंपल से 3 बिंदु हो गए। वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलकर टिश्यू पर खत्म होती है आर्टरी कहलाती है। बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम होता है अयोर्टा। बॉडी में पाई जाने वाली समस्त आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, छोड़कर पल्मोनरी आर्टरी को। तो पल्मोनरी आर्टरी बेसिकली आर्टरी की परिभाषा का अपवाद नहीं है। आर्टरी की परिभाषा जैसी है उस अनुसार इसका नाम आर्टरी ही होना चाहिए। देखो हार्ट से निकल रही है, टिश्यू पर खत्म हो रही है। किस लिहाज से यह अपवाद है? यह अपवाद इस लिहाज से है कि यह एकमात्र शरीर में ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। इज दैट क्लियर? इट इज द मीनिंग ऑफ आर्टरी। पॉइंट नंबर 4 के बारे में अपन बात करें, व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ आर्टरी। आर्टरी की कॉमन ब्रांचेज का नाम बता दो। देखो सबसे बड़ी ब्रांच का नाम होगा अयोर्टा। अयोर्टा सबसे बड़ी ब्रांच का नाम होगा अयोर्टा। अयोर्टा से क्या निकलती है? आंसर है आर्टरी। आर्टरी से क्या निकलती है? आंसर है आर्टेरियोल। और आर्टेरियोल से क्या निकलती है? आर्टेरियल कैपिलरी। सबसे बड़ी वाली ब्रांच का नाम हो गया अयोर्टा और सबसे छोटी वाली ब्रांच का नाम हो गया आर्टेरियल कैपिलरी। तो व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ आर्टरी? द आंसर इज अयोर्टा। अयोर्टा से निकलेगी आर्टरी, आर्टरी से निकलेगी आर्टेरियोल और आर्टेरियोल से निकलेगी आर्टेरियल कैपिलरी। आर्टेरियोल से निकलेगी आर्टेरियल कैपिलरी। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्टरी। आगे बढ़े अपन। कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। किस तरह की स्ट्रक्चर होती है आर्टरी की? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी? तो देखें, एक आर्टरी का अध्ययन अपन करें तो एक पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर 3 लेयर हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एक पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यह एक आर्टरी हो गई। इस आर्टरी की सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको अपन एंडोथीलियम के नाम से भी जानते हैं, और इस लेयर का वास्तविक नाम होता है ट्यूनिका इंटीमा। तो सबसे पहले पॉइंट पर अपन चर्चा करें, आर्टरी की स्ट्रक्चर को सीखें अपन। तो देयर आर 3 लेवल ऑफ आर्टरी, 3 लेयर्स ऑफ आर्टरी। द आर्टरी आर कंपोज्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती है। आर्टरी की सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटीमा। आर्टरी की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका इंटीमा। इसके बाद दूसरी लेयर आती है और आर्टरी की जो दूसरी लेयर होती है, आर्टरी की जो दूसरी लेयर होती है उसमें कुछ मात्रा में तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, अदरवाइज मस्कुलर टिश्यू होता है। इस दूसरी लेयर के अंदर मस्कुलर टिश्यू होता है और ये जो पर्टिकुलर लेयर होती है इसी का नाम होता है, जैसा कि शायद आप सभी साथियों को विदित होगा, दैट इज द ट्यूनिका मीडिया। ये जो मिडिल लेयर होती है, इस पर्टिकुलर मिडिल लेयर को नाम देते हैं अपन ट्यूनिका मीडिया। तो देखें, पहली लेयर तो हो गई ट्यूनिका इंटीमा, दूसरी लेयर हो गई ट्यूनिका मीडिया। अब यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ट्यूनिका इंटीमा में कौन सा टिश्यू होता है, ट्यूनिका इंटीमा में कौन सा टिश्यू होता है और ट्यूनिका मीडिया में कौन सा टिश्यू होता है। तो देखें, यह सबसे अंदर वाली लेयर है, यह सबसे अंदर वाली लेयर है और बॉडी में जो स्मूथ ऑर्गन होते हैं
उनके सबसे अंदर वाली लेयर में सामान्यतः पाया जाता है एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे इट इज कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। इट इज कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू, यानी आर्टरी की सबसे अंदर वाली दीवार में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? आंसर आपको देना है एपिथेलियम टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया में कुछ इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर होते हैं और मेन इसका कंपोजिशन होता है मसल, और मसल में भी इसमें इनवॉलंटरी मसल होती हैं। इसमें इनवॉलंटरी मसल होती हैं जिनको अपन नाम देंगे स्मूथ मसल, जिनको अपन नाम देंगे स्मूथ मसल। तो पहली लेयर ट्यूनिका इंटीमा हो गई, दूसरी लेयर ट्यूनिका मीडिया हो गई। कम ऑन टू द थर्ड, तीसरी लेयर की बात करें अपन, तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है वह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सबसे बाहरी लेयर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो इसकी बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ये जो सबसे बाहरी लेयर है इसको अपन नाम देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो थर्ड वाली लेयर है इसको अपन नाम देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, और इसी का नाम है ट्यूनिका एडवेंशिया। देखिए दोनों इसी के नाम हैं, या तो इसको अपन बोल दें ट्यूनिका एडवेंशिया और या फिर इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? ये आंसर है कनेक्टिव टिश्यू से। आर्टरी की सबसे बाहर वाली दीवार में पाया जाने वाला टिश्यू होता है, आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो देखें तीनों जो लेयर हैं, तीनों लेयर का कंपोजिशन अलग अलग होता है। हालांकि थोड़ा बहुत माइन्यूट स्टडी करें तो ये अंदर वाली दीवार में भी कुछ फाइबर्स होते हैं, तो हल्का फुल्का कनेक्टिव टिश्यू यहां भी होता है। इसके अलावा मिडिल लेयर में भी होता है, तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा थोड़ा तीनों लेयर में होता है, बाहरी लेयर में सर्वाधिक होता है। बाकी फिर भी अपन तीनों का डिमार्केशन करें तो सबसे अंदर वाली दीवार जिसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा, वह एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, और ट्यूनिका एडवेंशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना में कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहां पर क्वेश्चन है कि आर्टरी की जो स्ट्रक्चर है उसमें मसल पाई जा रही। पहला क्वेश्चन तो बनता है किस तरह की मसल होती है, स्मूथ मसल होती है या स्केलेटन मसल होती है? तो आंसर है स्मूथ मसल होती। अच्छा, मसल है स्ट्रक्चर में, तो मसल का तो पूरे शरीर में एक ही काम है, मूवमेंट करना। इसका मतलब है आर्टरी का मूवमेंट होता होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आर्टरी गति करती है, मूवमेंट इस तरीके से होता होगा कि ये इनकी ल्यूमन है, तो इसका कभी तो कंस्ट्रक्शन होता होगा, कभी डायलेशन होता होगा, कभी तो कंस्ट्रक्शन होता होगा, कभी डायलेशन होता होगा। तो यहां पर मेरा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है आप साथियों से कि तीनों में से कौन सी लेयर है जो ब्लड वेसल के वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजो डायलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन? तो आंसर आपके सबके दिमाग में आ रहा है द ट्यूनिका मीडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। The tunica media is responsible for vasoconstriction and vasodilation। कौन सी ऐसी लेयर है जो ब्लड वेसल का वेजोकंस्ट्रिक्शन और वेजोडाइलेशन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? आपका आंसर जाएगा ट्यूनिका मीडिया, बिकॉज इट कंटेन द स्मूथ मसल फाइबर, और स्मूथ मसल की वजह से ही वेजोडाइलेशन वेजोकंस्ट्रिक्शन का काम होता है। अब चूंकि यह काम इनवॉलंटरी होता है, तो इनवॉलंटरी जो मसल है शरीर में उनको नाम देते हैं स्मूथ मसल। तो देखें यहां पर टोटल में क्वेश्चन की बात करूं तो 5 क्वेश्चन बनते हैं। पहले की नॉलेज से भी आपको पता होगा, कोई भी 100% साथी जो आप सुन रहे हैं, आप सभी साथियों को पता है कि आर्टरी की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब 5 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 1,
ट्यूनिका मीडिया में पाया जाने वाला टिश्यू है? आंसर है मस्कुलर टिश्यू। कौन सी मसल है? स्मूथ मसल। ट्यूनिका एडवेंशिया कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती। तीसरा है ट्यूनिका इंटीमा में कौन सा टिश्यू होता है? ट्यूनिका इंटीमा में कौन सा टिश्यू होता है? तो आंसर क्या देंगे आप? ट्यूनिका इंटीमा में एपिथेलियम टिश्यू होता है। ट्यूनिका में चौथा क्वेश्चन है, ट्यूनिका मीडिया में पाई जाने वाली मसल होती है? ऑप्शन ए स्केलेटन मसल, ऑप्शन बी स्मूथ मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल, ऑप्शन 4 नन ऑफ देम। तो आंसर इज स्मूथ मसल, नॉट द कार्डियक मसल। द कार्डियक मसल आर ओनली फाउंड इनसाइड द हार्ट, केवल हार्ट में पाई जाती है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन बनता है, तीनों में से कौन सी लेयर है ब्लड वेसल की जो वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो आंसर आपको देना है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। आगे बढ़े अपन, ये जो अपन ने आर्टरी की स्ट्रक्चर पढ़ी है या इसी से सीखें अपन? ये जो अपन ने आर्टरी की स्ट्रक्चर पढ़ी है, देखें इस आर्टरी की स्ट्रक्चर में अपन बात करें, इस आर्टरी की स्ट्रक्चर में अपन बात करें तो यहां मिडिल लेयर में भी कुछ मात्रा में इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर होते हैं जो इन ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, इन इलास्टिक फाइबर की संख्या कम होने लग जाती है, या सिंपली बोलूं तो डीजनरेट होने लग जाते हैं। तो ये जो इलास्टिक कोलेजन फाइबर हैं, ये इसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लचीलापन, इसका मतलब है आर्टरी का लचीलापन इन फाइबर की वजह से होता है। यदि इन सारे फाइबर को गायब कर दिया जाए या ये सारे के सारे फाइबर डैमेज हो जाए तो इसकी दीवार हार्ड हो जाएगी। इसकी दीवार हार्ड हो जाएगी तो जैसे जैसे उम्र होती है, आफ्टर 50, आफ्टर 60, तो ये पर्टिकुलर फाइबर डीजनरेट होने लग जाते हैं और आर्टरी की दीवार हार्ड हो जाती है। अब देखो, एक तो लचीली दीवार के अंदर से ब्लड का फ्लो हो रहा है और इसकी दीवार पर प्रेशर लगा रहा है। इसकी दीवार पर लगने वाले प्रेशर को बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब जब इसकी दीवार लचीली थी तो इसमें एक्सपेंशन हो जाता था, इस पर लगने वाला दबाव कम था। अब चूंकि यहां पर पर्टिकुलर आर्टरी की दीवार जो है वो हार्ड हो गई है और अब उस पर लगने वाला दबाव ज्यादा होगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है या ओल्ड एज में इंसान जाता है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है या ओल्ड एज में इंसान जाता है, तो ओल्ड एज की कंडीशन में अपन बात करें, आर्टरी की दीवार हार्ड हो जाती है। आर्टरी की दीवार हार्ड हो जाने की वजह से ब्लड का लगने वाला प्रेशर बढ़ जाता है। तो सामान्यतः 60 के बाद हाइपरटेंशन या 50 के बाद हाइपरटेंशन होना कॉमन माना जाता। फॉर एग्जांपल, आपकी एज 25 साल है, आपका बीपी चेक कराओ, आपका बीपी आया 140/90। आपको फिजिशियन कल से ही बीटा ब्लॉकर चालू कर देगा। परंतु 62 साल वाला इंसान बीपी चेक कराए और 62 साल वाले इंसान का बीपी आए 140/90, तो इसको गोली नहीं चालू करेगा फिजिशियन। वो बोलेगा इस उम्र में 140/90 बीपी तो नॉर्मल है, इस उम्र में 140/90 बीपी तो नॉर्मल है। क्यों मान रहे हो भैया नॉर्मल? क्योंकि आर्टरी की दीवार हार्ड हो गई। आर्टरी की दीवार हार्ड हो गई जिसकी वजह से उसकी दीवार पर लगने वाला दबाव या प्रेशर बढ़ गया। इस पर्टिकुलर परिस्थिति को नाम देते हैं अपन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इस पर्टिकुलर परिस्थिति को नाम देते हैं अपन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो यहां पर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? तो आंसर इसका देना चाहेंगे अपन हार्डनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल। आर्टीरियल वॉल का हार्ड हो जाना ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी मेंटेन रखने वाले फाइबर डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहां अपन बोलेंगे हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल, हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज, ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज के दौरान इलास्टिसिटी के लॉस होने की वजह से आर्टरी की दीवार का हार्ड हो जाना, कंडीशन को नाम देते हैं अपन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो आगे यदि मैं आपको जब हाइपरटेंशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके रिस्क फैक्टर में मैं एक वर्ड लिखवाऊंगा ओल्ड एज। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर में एक वर्ड लिखाऊंगा ओल्ड एज, और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां पर उसको क्लैरिफाई करने की आवश्यकता होगी। ओल्ड एज में बीपी बढ़ना एक नॉर्मल सा फिनोमिना होता है, और उस नॉर्मल फिनोमिना के लिए कारण क्या देंगे अपन? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब आर्टरी की दीवार का हार्ड हो जाना, क्योंकि इलास्टिक फाइबर की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी दीवार पर लगने वाला प्रेशर राइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो एक वर्ड तो ये नया सीख लिया आपने, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एक इससे मिलता जुलता ही वर्ड होता है, वह पर्सन जो ओबेस होते हैं, वह पर्सन जो ओबेस होते हैं। चूंकि ओबेस पर्सन है तो सीधा सा मीनिंग है इनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा। ओबेस पर्सन है तो सीधा सा मीनिंग है इनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने की वजह से आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर इस कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर इस कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, इस पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं अपन एथेरोस्क्लेरोसिस। इस पर्टिकुलर कंडीशन का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस? आर्टरी की सबसे अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना। तो यहां पर इसको परिभाषित करना चाहेंगे अपन, इसको परिभाषित करना चाहेंगे डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अपॉन द इनर लेयर ऑफ आर्टरी, अपॉन द इनर लेयर ऑफ आर्टरी। आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। तो देखें, गौर करें, दो एक जैसे लगने वाले शब्द हो गए। इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस? आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना। मेरा यहां आप साथियों से क्वेश्चन है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज द कॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस इज द कॉज ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगा या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा? देखें, शायद 100% साथी सही सोच रहे हैं। जब इसकी दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, दीवार ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगी। तो एथेरोस्क्लेरोसिस यदि किसी इंसान में है तो
इट मे लीड टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यदि किसी इंसान में है तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इंसान में क्या डेवलप हो जाएगा? आंसर है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आंसर है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब देखें, ये जो एथेरोमा होता है, जैसे इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यदि मैं आपको बताऊं, ये अपना हार्ट है। इस हार्ट की जो बीच वाली लेयर है उसका नाम है मायोकार्डियम, जो इसको चलाती। हार्ट की बीच वाली लेयर का नाम है मायोकार्डियम, जो इसको चलाती है। अच्छा, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी, जो अयोर्टा से निकलने वाली पहली ब्रांच होती है। तो इस मायोकार्डियम को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है। मान के चलें कोई इंसान जिसकी एज 70 साल है, जिसका वजन 100 किलो है और उसका कोलेस्ट्रॉल 350-400 को पार कर रहा है, तो अपन कॉमन सेंस लगा सकते हैं उसमें ये वाली परिस्थिति होगी। देखिए, इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उस पर डील कर रहे हैं अपन। मान के चलें इस पर्टिकुलर अवस्था में इस कोलेस्ट्रॉल का कुछ पार्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां से हट जाए, तो देखें यहां से हटने का मतलब है खाली जगह हो गई, यहां से हटने का मतलब है खाली जगह हो गई। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोलेस्ट्रॉल या ये एथेरोमा जो बना हुआ है ये टूट जाए, तो यहां पर रफेज का निर्माण हो जाएगा। यहां पर रफेज का निर्माण हो जाएगा, यहां पर ब्लड का फ्लो हो रहा है और ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और चूंकि प्लेटलेट्स एक ऐसी सेल होती हैं जिनको जहां पर रफ एज मिले तो वहां पर चिपकने लग जाती हैं, तो इसका मतलब है प्लेटलेट यहां पर चिपकने लग जाएंगी, एडियर होने लग जाएंगी। और प्लेटलेट के चिपकने के बाद क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्लेटलेट के चिपकने के बाद क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिब्रिनोजन में का फिब्रिन में कन्वर्ट होना, इसका मतलब है यहां पर क्लॉट बन गया। ब्लड वेसल के बिना रप्चर हुए क्लॉट का निर्माण होना, ब्लड वेसल के बिना रप्चर हुए क्लॉट का निर्माण होना, इसको अपन नाम देते हैं थ्रोम्बस। क्या नाम देंगे इसको अपन? थ्रोम्बस। अगर यह थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी में बना है, अगर यह थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी में बना है, तो इस मायोकार्डियम को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो गई थ्रोम्बस के बनने से। और ब्लड सप्लाई के बंद होने से इस मायोकार्डियम में डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। थ्रोम्बस बनेगा तो डैमेज होना स्टार्ट होगा, और यह डैमेज होगा तो अपन कंडीशन बोल सकते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलेंगे डैमेज होने को? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को घेरेगा तो इसको अपन नाम देंगे इन्फाक्शन। नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को घेरेगा तो इसको अपन नाम देंगे इन्फाक्शन। और चूंकि यह इन्फाक्शन कहां हो रहा है? मायोकार्डियम में। यह इन्फाक्शन कहां हो रहा है? मायोकार्डियम में। सो दैट्स वाई बीमारी का नाम होगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन। बीमारी का नाम होगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्यों हुआ? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण हुआ। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण हुआ। यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, द आंसर इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस बनने के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर हुए बताओ? ओबेसिटी हुई। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हुए? ओबेसिटी हुई, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हुआ, एडवांस एज हो गई। क्योंकि इन सारी कंडीशंस की वजह से बॉडी में क्या डेवलप हो रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो देखें, एथेरोस्क्लेरोसिस वह कंडीशन है जिनकी वजह से आगे चलकर एमआई होता है।
ऐसे ही ब्रेन की आर्टरी में यदि ये हो तो कंडीशन को नाम देते हैं अपन स्ट्रोक। जैसे हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या बोले अपन, हार्ट अटैक, ऐसे ही ब्रेन अटैक होता है, उस ब्रेन अटैक को अपन नाम देते हैं स्ट्रोक, या उसको नाम देते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। और उसका कारण होता है थ्रोम्बस का निर्माण हो जाता है कहां पर, कैरोटिड आर्टरी में। ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी का क्या नाम है, आंसर है कैरोटिड आर्टरी। इज दैट क्लियर? तो एथेरोस्क्लेरोसिस की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मैंने समझा दी। क्या समझाया मैंने? कभी ये क्लॉट यहां से टूटेगा तो प्लेटलेट चिपकने लग जाएंगी, चिपकने के बाद यह क्लॉटिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देंगी, जिससे यहां थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस बनने के बाद संबंधित ऑर्गन की ब्लड सप्लाई में पूरी तरीके से रुकावट आ जाएगी। रुकावट आने के बाद पर्टिकुलर टिश्यू डैमेज हो जाएगा, जिसको नेक्रोसिस बोलेंगे। और जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व करता है तो उसको इन्फाक्शन बोलते हैं। यदि इस थ्रोम्बस का निर्माण कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है तो मायोकार्डियम में इन्फाक्शन हो जाएगा, और मायोकार्डियम में इन्फाक्शन होना कंडीशन का नाम है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसी को नाम देते हैं अपन हार्ट अटैक। तो इस हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कॉज की यदि मैं बताऊं तो कॉज क्या होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। अच्छा, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? एडवांस एज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई फैटी डाइट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल कोई भी वर्क नहीं करना, ये सारे के सारे इसके कॉज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हो। तो ये अपन ने आर्टरीज के बारे में अध्ययन कर लिया, और आगे बढ़े, लास्ट पॉइंट पर आए आर्टरी के बारे में। देखिए, अपन ने आर्टरी की ब्रांचेज को जाना। सबसे बड़ी ब्रांच का नाम अयोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी का नाम अयोर्टा। अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांच का नाम है आर्टरी। आर्टरी से निकलने वाली ब्रांचेज का नाम आर्टेरियोल। आर्टरी से निकलने वाली ब्रांच का नाम आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल से निकलने वाली ब्रांच का नाम है आर्टीरियल कैपिलरी। सबसे छोटी ब्रांच है आर्टीरियल कैपिलरी। देखिए, यहां से अपन एक इंपॉर्टेंट वर्ड ढूंढेंगे। कौन कौन से नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं? सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जिसका नाम है अयोर्टा। अयोर्टा से निकलने वाली ब्रांचेज जिनका नाम होता है आर्टरी। आर्टरी जब टिश्यू में एंटर करती हैं तो छोटी छोटी ब्रांचों में विभाजित हो जाती हैं। इन छोटी छोटी ब्रांचों को नाम देते हैं अपन आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल से निकलने वाली सबसे छोटी ब्रांच जो टिश्यू या सेल के लेवल पर विभाजित हो जाती हैं, उनको अपन नाम देते हैं आर्टीरियल कैपिलरी। अच्छा, गौर करो, देखो ये अयोर्टा है। ये अयोर्टा है। देखो अयोर्टा को देखो आप, ये अयोर्टा का डायामीटर है। इससे फिर निकली आर्टरी, ये आर्टरी का डायामीटर है। इससे फिर निकली आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल का डायामीटर है। इससे फिर आर्टीरियल कैपिलरी, तो ये कैपिलरी का डायामीटर है। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि ये तो है अयोर्टा, ये तो है अयोर्टा, ये आर्टरी, फिर आर्टेरियोल और फिर आर्टीरियल कैपिलरी। यानी मीनिंग क्या हुआ, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं इनका डायामीटर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं इनका डायामीटर कम होता जा रहा है। मान के चलो यहां पर ब्लड का फ्लो हुआ, बड़ी आसानी से यहां पर ब्लड का फ्लो होगा क्योंकि इसका डायामीटर सर्वाधिक है।
फिर जैसे ही यह ब्लड अयोटा से आर्टरी में एंटर करेगा, थोड़ी सी मुसीबत सहन करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि डायामीटर कम हो गया। यानी डायामीटर कम होने का मतलब है फ्लो में अवरोध आएगा। डायामीटर कम होने का मतलब है फ्लो में अवरोध आएगा। फिर जब आर्टरी से यह आर्टेरियोल में जाएगा तो डायामीटर और कम हो गया, अवरोध और ज्यादा आएगा। उसके बाद कैपिलरी में गया तो उनका डायामीटर और ज्यादा कम हो गया। तो इसका मतलब यह है, हार्ट से ब्लड निकलकर जब आर्टरी के अंदर फ्लो होता है तो इसके फ्लोइंग में अवरोध पैदा होता है। इसके फ्लो होने में अवरोध पैदा होता है। इस पर्टिकुलर अवरोध को अपन नाम दे सकते हैं रेजिस्टेंस। इस पर्टिकुलर अवरोध को अपन नाम दे सकते हैं रेजिस्टेंस। क्या नाम देंगे अपन? रेजिस्टेंस। अब चूंकि यह जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वह सेंट्रल पार्ट के द्वारा डेवलप हो रहा है या पेरिफेरल पार्ट के द्वारा, तो आप सारे साथियों को भली भांति ज्ञान हो चुका है कि सर पेरिफेरल पार्ट के द्वारा, क्योंकि पहली लाइन ही मैंने आपको क्या बताई कि हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को नाम देते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। देखो सिंपल सा मतलब हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब है अवरोध या रुकावट, और पेरिफेरल का मतलब है पेरिफेरल पार्ट के द्वारा। पेरिफेरल पार्ट का मतलब क्या हुआ? आर्टरी और आर्टेरियोल के द्वारा। आर्टरी और आर्टेरियोल के द्वारा। तो वह रेजिस्टेंस जो ब्लड के फ्लो के दौरान आर्टरी और उसकी ब्रांचों के द्वारा प्रकट किया जाता है, वह रेजिस्टेंस जो आर्टरी और आर्टरी की ब्रांचों के द्वारा प्रकट किया जाता है, पीआर या पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहलाता है। परिभाषा सुने आप गौर से। द रेजिस्टेंस विच आर ऑफर्ड बाई आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। द रेजिस्टेंस विच आर ऑफर्ड बाई आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज। आर्टरी और इसकी ब्रांचों के द्वारा ऑफर्ड किया जाने वाला रेजिस्टेंस पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहलाता है। यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं सबसे कम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कौन किसके द्वारा शो हो रहा है, अगर आपके पास ऑप्शन हो अयोटा के द्वारा, आर्टरी के द्वारा, आर्टेरियोल के द्वारा या आर्टीरियल कैपिलरी के द्वारा, चार ऑप्शन है, अयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल या आर्टीरियल कैपिलरी। और क्वेश्चन है मेरा, सबसे कम पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके द्वारा शो किया जाता है? शायद 100% साथी आंसर दे रहे हैं कि सर अयोटा के द्वारा। यह भी कोई पूछने की बात है? बड़ा सिंपल है। सबसे कम पेरिफेरल रेजिस्टेंस कौन शो करेगा? अयोटा, क्योंकि डायामीटर सर्वाधिक है, आसानी से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो मिनिमम अवरोध हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर आता हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके द्वारा शो होता है? सर्वाधिक पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके द्वारा शो होता है? ऑप्शन है अयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल या आर्टीरियल कैपिलरी। तो बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि सर फिर से बिना मतलब पूछ रहे हो, आता है हमें? देखिए जो आता है मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो गलत आता है। एग्जाम में भी आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, अभी वो क्वेश्चन को डील करूंगा मैं। जिस कंसेप्ट के अनुसार मैंने समझाया है तो आपका आंसर आर्टीरियल कैपिलरी जा रहा है, और जाना भी चाहिए कि सर सबसे कम डायामीटर इनका है तो सर्वाधिक अवरोध भी इनके द्वारा होगा। नहीं, देखें ये जो अयोटा है इसकी 3 लेयर है, इस आर्टरी की भी 3 लेयर है, आर्टेरियोल की भी 3 लेयर है। कैपिलरी एकमात्र ब्लड वेसल ऐसी होती हैं जो सिंगल लेयर होती है। 3 लेयर नहीं है, इनमें सिंगल लेयर है, और सिंगल लेयर लचीली होती है। जब इनमें ब्लड का फ्लो होता है तो आसानी से एक्सपेंशन हो जाता है। दे आर नॉट द रेजिस्टेंस वेसल, दे आर द एक्सचेंज वेसल। इनसे ब्लड तुरंत निकल जाता है, पोरस होती है ये, तो ये किसी भी तरह का अवरोध नहीं शो करती।
ये एक्सचेंज वेसल हैं, इनमें किसी भी तरह का अवरोध नहीं होता। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस या पीआर जब नाम आए तो इसको तो भूल ही जाओ, इनसे अवरोध बिल्कुल नहीं होगा। अब आंसर दो, उसको भूलकर आप आंसर देंगे तो आंसर आपका सही जाएगा और आंसर होगा इसका आर्टेरियोल। आंसर आपका सही जाएगा और आंसर होगा आपका आर्टेरियोल। आर्टेरियोल के द्वारा सर्वाधिक अवरोध प्रकट किया जाता है। सो दैट्स वाई द आर्टेरियोल आर ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल। द आर्टेरियोल आर ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल। सर्वाधिक अवरोध आर्टेरियोल के द्वारा प्रकट किया जाता है, इसलिए आर्टेरियोल को रेजिस्टेंस वेसल के नाम से भी जाना जाता। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आपके एग्जाम में आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल। निम्न में से कौन सी ब्लड वेसल को रेजिस्टेंस वेसल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में था अयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल और आर्टीरियल कैपिलरी। तो आंसर है आर्टेरियोल, ना कि आर्टीरियल कैपिलरी। अभी समझा दिया आपको। आर्टीरियल कैपिलरी सिंगल लेयर ब्लड वेसल होती है। अगर इनमें ब्लड का फ्लो होता है तो एक तो पोरस होती है, ब्लड निकल जाता है, और साथ में एक्सपेंड भी हो सकती है, तो इनसे अवरोध प्रकट नहीं होगा। इनको एक्सचेंज वेसल कहा जाता है, इनसे अवरोध प्रकट नहीं होगा। तो अवरोध होता है अयोटा, आर्टरी और आर्टेरियोल से। अब क्वेश्चन पूछे कि मिनिमम पीआर किसके द्वारा प्रकट होगा? आंसर है अयोटा के द्वारा मिनिमम। और मैक्सिमम पेरिफेरल रेजिस्टेंस किसके द्वारा प्रकट होता है? आंसर है आर्टेरियोल के द्वारा। निम्न में से कौन सी ब्लड वेसल को रेजिस्टेंस वेसल के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर आपको देना पड़ेगा आर्टेरियोल। इज दैट क्लियर? तो ये आर्टरी के बारे में सारे के सारे बेसिक पॉइंट हो गए। सारे के सारे बेसिक पॉइंट पर चर्चा करें अपन। देखें, यहां से अपन ने चर्चा की है, वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलकर टिश्यू पर खत्म हो आर्टरी कहलाती है। अयोटा बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है। सारी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, छोड़कर किसको? आंसर है पल्मोनरी आर्टरी को, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी की ब्रांच कौन कौन सी है? अयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल और आर्टीरियल कैपिलरी। इसके बाद अपन ने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी 3 लेयर होती है। अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा जिसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू होता है, बीच वाली ट्यूनिका मीडिया जिसमें मस्कुलर टिश्यू होता है, बाहर वाली ट्यूनिका एडवेंसिया जिसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सी मसल पाई जाती है ट्यूनिका मीडिया में? आंसर है स्मूथ मसल। अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कौन सी लेयर है जो ब्लड वेसल के वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन के लिए जिम्मेदार है? आंसर है ट्यूनिका मीडिया। ये तीनों लेयर के बारे में चर्चा हो गई। फिर मैंने आपको 2 अलग अलग वर्ड बताए जो आने वाले टाइम में मेडिकल सर्जिकल में आएंगे। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ओल्ड एज में आर्टरी के अंदर इलास्टिसिटी कम होने की वजह से हार्ड हो जाना आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इस वजह से ओल्ड एज में सामान्यतः 140/90 बीपी को नॉर्मल माना जाता है। ओल्ड एज में 140/90 बीपी को नॉर्मल माना जाता है। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, और यदि अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए तो स्थिति को नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप होती है? आंसर है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोमा बनता है, कभी ये रप्चर हो जाए तो थ्रोम्बस बना देता है। रप्चर होने से किसका निर्माण होना संभावित है? थ्रोम्बस का। इज दैट क्लियर? और उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बता दी, पीआर। पहला पोर्शन में आपको पढ़ा रहा हूं पार्ट नंबर 1 आर्टरी, इसमें नाम आया है पीआर। अगले पोर्शन में नाम आएगा वीआर। बोथ पॉइंट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो अपन इन्हीं से समझने वाले हैं, पीआर और वीआर से। पीआर और वीआर से। तो व्हाट इज द पीआर? द रेजिस्टेंस विच आर ऑफर्ड बाय आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज
ड्यूरिंग द फ्लोइंग ऑफ ब्लड इज नोन एज PR. The maximum resistance are offered by arteriole, so that's why the arteriole are also known as resistance vessel, and the minimum resistance are offered by aorta because it has the largest diameter, क्योंकि इसका डायामीटर सर्वाधिक होता है. इज दैट क्लियर? तो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गई. तो ये पहला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है. देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हार्ट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताए. हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन which is responsible to provide the perfusion of every cell of human body. हार्ट की पर्टिकुलर लोकेशन होती है दोनों लंग्स के बीच में पाए जाने वाले स्पेस, जिसको अपन नाम देते हैं मीडियास्टिनम. हार्ट की सिचुएशन वर्टिब्री से अपन लगाएं तो T5 से T8 के बीच में होती है. हार्ट का शेप फिस्ट के आकार, मुट्ठी के आकार का होता है. इसका वजन 250 से 300 ग्राम के समथिंग होता है और यह एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप होने वाला पहला ऑर्गन है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है 12 गुणा 8 गुणा 5 सेंटीमीटर. ये हार्ट के 5-7 बेसिक पॉइंट हो गए. इसके बाद अपन वेस्कुलर सिस्टम पर आ गए हैं. जैसा मैंने बताया, वेस्कुलर सिस्टम को 8 अलग अलग पार्ट में मैं आपको बांटकर पढ़ाने वाला हूं और 8 अलग अलग पार्ट में से पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है. इस पहले पार्ट में आपने क्या सीखा? तो देखें, इस पहले पार्ट में ये सीखा आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं. ये हार्ट के बेसिक पॉइंट हो गए. देखो पहला पॉइंट, हार्ट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेसल आर द पेरिफेरल पार्ट. यह होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो बॉडी की हर एक सेल को परफ्यूजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है. यह हार्ट का डायग्राम हो गया. 4 चैम्बर, इनका भी अध्ययन करेंगे. तीसरी लाइन जो मैंने बताई थी, हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ ह्यूमन बॉडी. लोकेशन दोनों लंग्स के बीच में स्पेस, जिसका नाम है मीडियास्टिनम. सिचुएटेड वर्टिब्री से अपन करें तो T5 से T8 के बीच में होता है. पहला ऑर्गन है जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलप होता है. इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 12 गुणा 8 गुणा 5 होती है. इसका वजन 250 से 300 ग्राम होता है. इसका शेप मुट्ठी के आकार का होता है. अब आ जाएं आप वेस्कुलर सिस्टम पर. अब क्या पढ़ेंगे अपन? वेस्कुलर सिस्टम 8 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे. ये स्टार्ट हो गया पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 में क्या नाम है? आर्टरी. देखें आप आर्टरी को, द ब्लड वेसल विच अराइज फ्रॉम हार्ट एंड एंड अप विद इन द टिश्यू इज नोन एज आर्टरी. वह ब्लड वेसल जो हार्ट से अराइज होकर टिश्यू पर खत्म हो जाती है, आर्टरी कहलाती है. इंपॉर्टेंट लाइन, अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी. अयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. ये दोनों कई बार पूछे गए क्वेश्चन है. दोनों आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है. इसके बाद व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी? देख लें स्ट्रक्चर को. इसका क्रॉस सेक्शनल इमेज डायग्राम में दिखाया है. ये जो येलो कलर में दिखाया है, व्हाट इज दिस? दैट इज द ट्यूनिका एडवेंशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना. ये मिडिल लेयर मसल से बनी ट्यूनिका मीडिया. ये सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा एपिथेलियम है, तो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. ये स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी हो गई. तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी में देखें आप, तीनों दीवार, ट्यूनिका, इंटीमा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आर्टरी, इट इज कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू. ट्यूनिका मीडिया, मिडिल लेयर ऑफ आर्टरी, इट इज कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल. दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज कंपोज्ड बाय स्मूथ मसल and this layer is also responsible for vasoconstriction and vasodilation. कौन सी लेयर कराती है? आंसर है ट्यूनिका मीडिया. कम ऑन टू द नेक्स्ट, ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंशिया. आउटर मोस्ट लेयर किससे मिलकर बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से. देन आर्टरी में ही अपन ने सीखा व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल अपॉन द इनर लेयर ऑफ आर्टरी.
आर्टरी की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना। नेक्स्ट, एथेरो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टीरियल वाल ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन ओल्ड एज, इसीलिए ओल्ड एज में बीपी बढ़ जाता है। देखें, एथेरोस्क्लेरोसिस इज द कॉज ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यही समझाया मैंने। एथेरोस्क्लेरोसिस होगा तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस तो स्वतः ही हो जाएगा और इसी की वजह से ओल्ड एज में बीपी बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांचेज ऑफ आर्टरी, आर्टरी की ब्रांच देखो, अयोटा, आर्टरी, आर्टेरियोल और आर्टीरियल कैपिलरी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस विच आर ऑफर्ड बाय arteries and its branches, that is a very important point. Arteries and its branches during the blood flowing is known as PR. The maximum resistance are offered by arterioles, so that's why they are also known as resistance vessel. देखिए क्वेश्चन आए, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका? अयोटा का। कॉमन सेंस से आंसर होगा सबसे ज्यादा किसका? तो गलती से आर्टीरियल कैपिलरी जा सकता है, जो गलत होगा। आर्टीरियल कैपिलरी नहीं, वो सिंगल लेयर वेसल है जिनसे अवरोध होता ही नहीं, तो सर्वाधिक अवरोध होता है आर्टेरियोल से। तो क्वेश्चन आया हुआ है, किसको आप रेजिस्टेंस वेसल के नाम से जानते हैं? आंसर है आर्टेरियोल को। आर्टेरियोल आर ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस वेसल। इज दैट क्लियर? तो ये वेस्कुलर सिस्टम में पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। पहला पार्ट कंप्लीट होता है जिसका नाम है आर्टरी, जिसका नाम है आर्टरी। अब दूसरे पोर्शन को अपन नेक्स्ट डे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के अभी के लिए इतना ही। द टाइम हैज ओवर। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।